अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किया जाता है और ये बेसिकली पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब कंडेंस होते हैं तो उसके नतीजे में जो बिग कंपाउंड बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। ये है मोनोमर्स, आपस में अटैच होते हैं और एक चेन बना देते हैं। दैट चेन इज कॉल्ड अनब्रांच्ड चेन। और इनकी जो अटैचमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की वो लीनियर होती है। और जो अनब्रांच्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनती है उसी को ही हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम देते हैं। और बच्चों, न्यूक्लिक एसिड का शुमार माइक्रो मॉलिक्यूल्स में किया जाता है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट। These nucleic acids are also called as informative molecules। यानी किसी भी सेल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही स्टोर होती हैं। यानी किसी सेल्स के अंदर एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, एनर्जी की कंजम्पशन है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, या इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं कब होंगी, कैसे होंगी, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड्स में स्टोर होती हैं। और बच्चे, इन न्यूक्लिक एसिड को हम यूनिवर्सल सब्सटेंसेस का नाम देते हैं क्योंकि यह वो सब्सटेंसेस हैं जो दुनिया के अंदर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इवन के ये न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो बच्चे उसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स में भी होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स को हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम डीएनए का नाम देते हैं और दूसरे को आरएनए कहते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे, हमने ये पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी से रिलेटेड किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की थी, किन किन साइंटिस्ट का इस हवाले से ज्यादा रोल है। सबसे पहले हम फ्रेडरिक मिशर के बारे में पढ़ते हैं। 1869 में इसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मिशर जो था बेसिकली एक फिजिशियन था। इसके पास पेशेंट्स आया करते थे, उनकी ये ट्रीटमेंट करता था, इलाज करता था। अगर किसी पेशेंट को कोई जख्म वगैरह होते तो उनकी बैंडेज वगैरह भी करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आया, बैंडेज यानी कि उसके ऊपर मौजूद थी, तो जैसे उसने बैंडेज को उतारा ना तो उसी बैंडेज के ऊपर जो है पस मौजूद थी। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये पस क्या है। बेसिकली दीज आर डेड वाइट ब्लड सेल्स। फ्रेडरिक मिशर ने पस को अलग किया और पस के अंदर मौजूद जो डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको सेपरेट किया। उन डेड वाइट ब्लड सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस को निकाला। उस न्यूक्लियस को निकालने के बाद न्यूक्लियस को किया रप्चर और उसके अंदर से वाइट किस्म का एक सब्सटेंस उसको मिला था। बच्चों, उसने इसी वाइट किस्म के सब्सटेंस को न्यूक्लियन का नाम दिया। न्यूक्लियन का नाम न्यूक्लियस की मुनासबत से दिया था क्योंकि ये सब्सटेंसेस न्यूक्लियन से निकाले गए थे। फिर 1869 से लेकर 1920 तक किसी साइंटिस्ट ने कोई खास न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर या डीएनए आरएनए के ऊपर वर्क नहीं किया था। 1920 में पीए लेवने एक साइंटिस्ट था, उसने बच्चे डीएनए के ऊपर वर्क काम किया और डीएनए की उसने केमिकल नेचर को स्टडी किया। तो पता चला कि डीएनए इज केमिकली एन एसिडिक सब्सटेंस। तो बच्चों, फिर उसने इसकी केमिकल नेचर को मालूम करने के बाद डीएनए के नाम के अंदर तब्दीली कर दी और उसका नाम न्यूक्लियन से चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया। यानी इसकी जो एसिडिक नेचर थी ना, इसी को उसके नाम का हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट बच्चे, एर्वन शेरगैफ की बात करते हैं। एर्वन शेरगैफ ने डीएनए के ऊपर वर्क किया था और उसने ये देखा कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं वो बुनियादी तौर पर चार टाइप्स की होती हैं: एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायामीन। जब उसने वर्क किया तो पता चला कि किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में एडेनिन की क्वांटिटी थायामीन के इक्वल होती है और गुआनिन की परसेंटेज साइटोसिन के इक्वल होती है। मजीद उसने
एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायमिन के ऊपर जब वर्क किया ना, तो पता चला कि एडिनिन और गोवानिन डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, इनको प्यूरिन्स कहते हैं। इसी तरीके से थायामीन और साइटोसिन सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, स्मॉलर होती हैं, और इनको हम पैरिमिडीन का नाम देते हैं। बच्चों, उसने इन्हीं प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स के बारे में एक दूसरी अहम इंफॉर्मेशन भी दी थी कि किसी भी स्पीशीज के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स में हमेशा प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए की एनालिसिस की थी एक खास टेक्निक के जरिए, और उस टेक्निक को हम नाम देते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। और आखिर में बच्चे बात कर लेते हैं वॉटसन एंड क्रिक की। इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए के मॉडल को पेश किया था, और उसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं, स्केल मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और इन न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने में 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजन बेसिस, नंबर 3 फास्फोरिक एसिड। बच्चे, नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है न्यूक्लियोटाइड का। आप इस स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर जरा गौर से देखिए, इसमें आप लोगों को तीनों कंपोनेंट्स नजर आएंगे। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, इसको हम पेंटोज शुगर का नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इसी पेंटोज शुगर की इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर दूसरा कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन बेस अटैच है, और इसी पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। जब ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अगर फर्दर हम इस न्यूक्लियोटाइड्स की डिटेल में देखें तो बच्चे, पेंटोज शुगर की बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज राइबोस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए को बनाते हैं उनके अंदर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है, और जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए को बनाते हैं उनमें पेंटोज शुगर राइबोस होती है। नेक्स्ट, अगर नाइट्रोजन बेसिस को देखें तो इनको भी हम 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्यूरिन्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज पैरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स हैं, दीज आर लार्जर नाइट्रोजन बेसिस, और इन प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं। उनमें एक को हम एडिनिन और दूसरी को हम गोवानिन का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो पैरिमिडीन्स हैं, दीज आर स्मॉलर नाइट्रोजन बेसिस, और इनके अंदर जो रिंग है दैट इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, और इनके अंदर 3 नाइट्रोजन बेसिस को प्लेस करते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन। बच्चे, जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम 2 मेन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उनमें से एक को हम राइबोस और दूसरी को हम डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का नाम देते हैं। अगर आप लोग जरा इनको कंपेयर करें तो बच्चे देखिएगा कि जो राइबोस शुगर है उसमें टोटल कार्बन की तादाद 5 होती है, जिनमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 रिंग के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, अगेन इट इज अ पेंटोज शुगर, इसमें भी कार्बन 5 ही होती हैं, जिनमें से ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, और ये 5th कार्बन जो कि रिंग से बाहर है। अच्छा बच्चे, इन 5 कार्बन में ये जो कार्बन नंबर 1 होती है इसको हम कहते हैं 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 को हम 2 प्राइम, 3 को हम 3 प्राइम, 4 को हम 4 प्राइम, और 5 को हम 5 प्राइम का नाम देते हैं। अगर आप इन दोनों पेंटोज शुगर को कंपेयर करें तो बच्चे इसके अंदर आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस नजर आएगा एट कार्बन नंबर 2 प्राइम। जो राइबोस शुगर होती है उस राइबोस शुगर की कार्बन 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शुगर की कार्बन नंबर 2 के ऊपर
हाइड्रोक्सल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और इसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इस पेंटोज शुगर को हम डी ऑक्सी राइबोज शुगर का नाम देते हैं। दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का बच्चे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चूंकि नाइट्रोजन मौजूद होती है, इसी वजह से इनको हम नाइट्रोजन बेसिस का नाम देते हैं। बेसिस का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे आर अल्कलाइन इन नेचर। इन नाइट्रोजन बेसिस को हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप का नाम है प्यूरीन्स और दूसरे का नाम है पैरिमिडीन। प्यूरीन्स और पैरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस को बच्चे हम रिंग फॉर्म के अंदर लिखते हैं और इनके रिंग्स के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के होते हैं। जो नाइट्रोजन बेसिस प्यूरीन ग्रुप में शामिल होती हैं डबल रिंग्ड होती है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन बेसिस पैरिमिडीन ग्रुप के अंदर शामिल की जाती हैं वो सिंगल रिंग्ड होती हैं। अब आप लोगों के सामने एक सिंगल रिंग मौजूद है और इस सिंगल रिंग को हम पैरिमिडीन रिंग का नाम देते हैं। अगर बच्चे आप इस पैरिमिडीन रिंग को जरा गौर करके देखें तो इसमें आप लोगों को 6 कॉर्नर्स नजर आएंगे। इसी वजह से ऐसे रिंग को हम हेक्सागोनल रिंग का नाम देते हैं और इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर ये जो 6 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पर कार्बन और नाइट्रोजन में से कोई एक एटम मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि 6 मेंबर्स हैं जो इन 6 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट और हर एक मेंबर में एक कार्बन और दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन है। इनको बाकायदा नंबरिंग दी जाती है पहचान की खातिर। आप इस रिंग में देखेंगे बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर ये जो नाइट्रोजन मौजूद होता है इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। दिस इज द मेंबर नंबर 1 ऑफ हेक्सागोनल पैरिमिडीन रिंग। इसी तरीके से इसको हम नंबर 2 और इसको हम नंबर 3 मेंबर कंसिडर करते हैं। नंबर 4 पर कार्बन मौजूद है। इसी तरह से नंबर 5 पर भी कार्बन मौजूद है। नंबर 6 के ऊपर भी कार्बन मौजूद है। तो इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर ऐसे हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल हैं और 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है प्यूरीन का। आप इस प्यूरीन के अंदर देखें आप लोगों को 2 रिंग नजर आएंगी। उनमें से एक रिंग तो डेफिनेटली पैरिमिडीन रिंग होता है। इसके अलावा ये जो दूसरा रिंग है इस रिंग के अंदर आप लोगों को 5 कार्नर नजर आ रहे होंगे। इस 5 कार्नर्ड रिंग को हम नाम देते हैं इमिडाजोल। हम कह सकते हैं कि जब पैरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग आपस में कंबाइन होते हैं तो तब एक डबल रिंग स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम प्यूरीन का नाम देते हैं। अब अगर इस प्यूरीन के अंदर जरा नंबरिंग को देखें तो बच्चों इस पैरिमिडीन रिंग के अंदर नंबरिंग लोअर नाइट्रोजन से शुरू नहीं होती बल्कि ये जो दूसरा नाइट्रोजन है इससे शुरू होती है। इसको हम नंबर 1 कंसिडर करते हैं। नंबर 2 पर कार्बन है, नंबर 3 पर नाइट्रोजन है, नंबर 4 पर कार्बन, नंबर 5 पर कार्बन, नंबर 6 पर भी कार्बन, नंबर 7 जो है इस पर नाइट्रोजन है, नंबर 8 पर भी कार्बन एटम मौजूद है और नंबर 9 पर नाइट्रोजन अगेन मौजूद है। अब बच्चे इसमें अगर आप देखें तो टोटल मेंबर्स बनते हैं 9। इन 9 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स कार्बन के हैं जबकि 4 मेंबर्स जो हैं नाइट्रोजन के हैं। अब नेक्स्ट बच्चे हमने ये देखना है कि पैरिमिडीन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसेस शामिल की जाती हैं। उनमें एक नाइट्रोजन बेस बच्चे कहलाते हैं साइटोसिन। आप इस साइटोसिन के अंदर 6 मेंबर्स देखिएगा, सेम सीक्वेंस है। नंबर 1 पर नाइट्रोजन, नंबर 2 पर कार्बन, नंबर 3 पर नाइट्रोजन, नंबर 4 पर कार्बन, नंबर 5 पर कार्बन, नंबर 6 पर कार्बन। अब रिंग में बेसिक तो स्ट्रक्चर है सेम पैरिमिडीन रिंग की तरह। इसके अंदर जो एडिशनल चीजें हैं वो क्या है? नंबर 4 पर जो कार्बन है वहां पर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और इसी तरीके से नंबर 2 पर जो कार्बन मौजूद है वहां पर एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। यूरासिल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C4H4N2O2। इसी तरह से इसका जो यूपैक नेम है वो है 2,4-डाई पैरिमिडीन। यानी इसकी जो कार्बन नंबर 2 है उस पर भी ऑक्सीजन है, कार्बन 4 के ऊपर भी ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की तादाद हो जाती है। इसी वजह से इसको हम 2,4
डाई ऑक्सी का नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 112.09 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर एक और नाइट्रोजन बेस होती है थायामीन। ये भी पैरिमिडीन ग्रुप के अंदर शामिल की जाती है क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल रिंग मौजूद होता है, दैट इज हेक्सागोन। अब इस रिंग को अगर आप देखें तो इसकी कार्बन 2 के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन 4 पर भी ऑक्सीजन और कार्बन 5 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। थायानीन के बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H6N2O2 है और इसका जो यूपैक नेम है वो है 5 मिथाइल 2,4 डाई ऑक्सी पैरिमिडीन। और इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 126.11 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं प्यूरिन्स को। प्यूरिन्स के अंदर दो नाइट्रोजन बेसेस को शामिल किया जाता है, वन इज कॉल्ड एडिनिन एंड अदर इज कॉल्ड गोवानिन। एडिनिन के अंदर आप देखें तो रिंग दो ही है और इसमें वही सेम स्ट्रक्चर है जो प्यूरिन्स के अंदर आप लोगों को बताई है। अलबत्ता इसके अंदर एक जो एडिशनल चीज है वो ये है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है एडिनिन का। अगर बच्चे हम फर्दर डिटेल के साथ मुताला करें तो पता चलता है कि एडिनिन में मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H5N5, यानी ये वो नाइट्रोजन बेस है जिसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद इक्वल है। और इसके बाद इसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट 135.13 ग्राम पर मोल है। लास्ट में बच्चे गोवानिन को देखते हैं। अगेन डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है, इसमें नंबर 2 पर जो कार्बन है वहां पर अमाइनो ग्रुप है, नंबर 6 पर जो कार्बन है वहां पर देखिएगा आपको ऑक्सीजन नजर आएगी। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N5O है और इसका टेक्निकल नेम 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 151.13 ग्राम पर मोल है।